हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में आपने सुना कि बंगाल के बटाला नाम का एरिया जो कलकत्ता में था, बुक प्रिंट करने का हब बन गया। यहाँ रिलीजियस बुक चीप रेट पर मिलती थी और ऑब्सीन और स्कैंडलस लिटरेचर भी मिलता था। पेडलर बटाला से बुक लेकर जाते थे और घरों में लेडीज के लिए उसको बेच कर आते थे, जिन्हें लेडीज लेजर टाइम में पढ़ती थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। 19th सेंचुरी में मद्रास चीप बुक्स का मार्केट बन गया। यहाँ बहुत सी चीप बुक मार्केट में आई और क्रॉसिंग पर सेल की गई। सभी लोग इन बुक्स को खरीद सके, इसलिए लोगों को पढ़ने के लिए बुक मिलती रहे, तो पब्लिक लाइब्रेरी अर्ली 20th सेंचुरी में सेटअप की गई। लाइब्रेरी सिटी, टाउन और प्रॉस्परस टाउन में सेटअप की गई। रिच फार्मर्स ने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरीज गांव में भी इस्टेब्लिश की। लेट 19th सेंचुरी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन राइटिंग का मेन इशू बना। महाराष्ट्र की ज्योतिबा फुले, जो कि लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट में भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और लो कास्ट के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी उसके बारे में गुलामगिरी में लिखा। गुलामगिरी 1821 में लिखी गई। तो ज्योतिबा फुले ने जो बुक लिखी उसका नाम था गुलामगिरी। 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र के और E.V. रामास्वामी नायकर, जो मद्रास में पेरियार के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी कास्ट के ऊपर खूब लिखा। And their writing were read by people all over India. फैक्ट्रीज के वर्कर्स वर्क के ओवरलोड के कारण, उनके पास टाइम की कमी होने के कारण, एजुकेशन की कमी होने के कारण वो अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस को नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन कानपुर की मिल में काम करने वाले काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉइटेशन के बीच लिंक है, मीन्स उन्होंने जो लिखी, मीन्स काशी बाबा ने जो बुक लिखी उसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। वो कानपुर की एक मिल में काम करते थे, तो उन्होंने कास्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा। ऐसे ही एक और कानपुर मिल में काम करने वाले व्यक्ति ने सुदर्शन चक्र के नाम से 1935 से 1955 तक पोएम्स लिखी, जिसके बाद उन्होंने उसे कंपाइल करके जो बुक लिखी उसका नाम था सच्ची कविताएं, और सच्ची कविताओं के नाम से उसे पब्लिश करवाया। 1930 में बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर ने अपने को एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरी सेटअप की। फिर इस एग्जाम्पल को फॉलो करके बॉम्बे वर्कर्स ने भी लाइब्रेरी सेटअप की। लाइब्रेरी सेटअप करने में सोशल रिफॉर्मर जो होते थे वो स्पॉन्सर्ड किया करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो कॉलोनियल रूल था उसे सेंसरशिप पर अधिक ध्यान नहीं देता था। वो मीन्स 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता था कि सेंसरशिप पर ज़्यादा ध्यान, जो रूल था, मतलब ब्रिटिश लोग सेंसरशिप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अर्ली स्टेप्स जो प्रिंट पर कंट्रोल करने के लिए जो उठाए गए वो इंग्लिश पर्सन के अगेंस्ट थे। मतलब सबसे पहले जो प्रिंट पर जो रोक लगाई गई प्रिंट पे, वो एक इंग्लिश पर्सन के खिलाफ ही लगाई गई थी, जिन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मिसरूल के बारे में और उन ऑफिसर्स के बारे में जिनसे वो हेट करते थे लिखा।
कंपनी को इस बात की चिंता हुई कि कहीं यह क्रिटिसिज्म इंग्लैंड में क्रिटिक्स का कारण न बन जाए और उनकी मोनोपोली जो इंडिया में ट्रेड करने की है उस पर उसका अफेक्ट न पड़े। तो 1830 में कैलकाटा हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन पास किए प्रेस को फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। कंपनी ने उन न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन को सपोर्ट किया जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते थे। मींस कंपनी ने वो न्यूज़पेपर सपोर्ट किए जो कि कंपनी के बारे में अच्छा लिखते थे। मींस ब्रिटिश रूल की वाहवाही करते थे। लेकिन 1835 में इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज के एडिटर्स द्वारा पेटिशन के फेस करने के कारण गवर्नर जनरल बेंटिंग ने प्रेस लॉज को चेंज करने के लिए कर दिया। उन्होंने क्या किए, जो भी प्रेस के से रिलेटेड लॉज थे तो गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया। थॉमस मैकॉली जो एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर था, उसने प्रेस को अर्ली फ्रीडम देने के लिए तैयार हो गए। 1857 के रिवॉल्ट के बाद एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज हो गया। एंग्री इंग्लिशमैन ने डिमांड की कि जो नेटिव प्रेस को बंद कर दिया जाए। वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर हैं जो बहुत नेशनलिस्ट हैं, गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने शुरू कर दिए। 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे, मैगजीन छपने लगी, और वो जो बहुत ही नेशनलिस्ट थी। उसमें इंडिया के बारे में बहुत लिखा जाता था। तो ये बात इंग्लिश पर्सन को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, नेटिव जो प्रेस है, जो इंडिया की प्रेस थी, उसको बंद कर दिया जाए, ऐसी उन्होंने डिमांड की। इन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, जो आयरिश प्रेस लॉस का मॉडल था। इसने गवर्नमेंट को बहुत सारे राइट दिए, जिसमें एडिटोरियल रिपोर्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर की सेंशन होने की, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट की कॉलोनियल गवर्नमेंट सेंक्शन होने लगी। मींस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का एडिटोरियल था वो सेंशन होने के बाद ही प्रिंट हो सकता था। तो और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली वर्नाकुलर लैंग्वेज पर नज़र रखने लगे। जब कोई रिपोर्ट सेडिशियस या डाउटफुल लगती थी तो न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था। अगर वार्निंग इग्नोर कर दी जाती थी तो प्रेस सीज कर ली जाती थी और प्रिंटिंग मशीन को छीन लिया जाता था। इतने स्ट्रिक्ट और रिप्रेशन मेजर के बाद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बहुत बढ़ गए, जिसमें ब्रिटिश रूल के मिसरूल को रिपोर्ट किया जाता था। इतना होता था कि पहले क्या वार्निंग दी प्रेस को, जो वर्नाकुलर प्रेस की है, और अगर वार्निंग को इग्नोर किया तो प्रिंटिंग प्रेस को छीन लिया, और मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर उठाए जाने लगे। और लेकिन इसके बाद भी बहुत से न्यूज़पेपर बढ़ गए, जिसमें ब्रिटिश रूल के मिसरूल को रिपोर्ट किया जाता था और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जाता था। इस तरह पूरी कंट्री में नेशनलिस्ट लोगों को प्रोवोक किया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। मींस न्यूज़पेपर के थ्रू ही नेशनलिज्म बहुत लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत आई। दिस लेड टू ए रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। जब 1907 में पंजाब रिवोल्यूशनरी वर डिपोर्टेड तो बाल गंगाधर तिलक ने ग्रेट सिंपैथी से केसरी में उसके बारे में लिखा, जिसके कारण 1908 में वो जेल में डाल दिए गए। और
उसके बाद पूरी इंडिया में चारों तरफ दंगे होने शुरू हो गए। इस तरह ये प्रिंट कल्चर जो आपका चैप्टर था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हिस्ट्री के आपका पूरे चैप्टर हो गए हैं, तो आप उसे ठीक से सब लोग सुने और नेक्स्ट टाइम पर एक नई सब्जेक्ट के साथ नया वीडियो सुनने को मिलेगा। थैंक यू।